हेलो गाइस। तो अपन चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक पे हैं अब प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन ये बोलता है कि नॉर्मली अब इंसान को अरेस्ट कब करते हैं, जब वो कोई क्राइम कमिट करता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में दिए गए। ये होता है कि हम कोई इंसान को इसलिए भी अरेस्ट कर सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान शायद कोई अनलॉफुल एक्टिविटी फ्यूचर में कर सकता है, तो हम उसको थोड़े टाइम के लिए अरेस्ट कर लेते हैं बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो करे हुए। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई इंसान थ्रेट यानी खतरा है हमारे कानून के लिए या हमारी सिक्योरिटी के लिए देश की, तो हम उसको थोड़े टाइम के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो फ्यूचर में अगर लगता है कि कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी होनी है तो वो नहीं होगी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है सिर्फ 3 महीने के लिए, और 3 महीने के बाद वो जो केस है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, हमें एडवाइजरी बोर्ड के सामने लेकर आना पड़ेगा रिव्यू करने के लिए। अब हमें पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन सरकार के लिए तो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये प्रोविजन का सरकार बहुत बार मिसयूज भी करती है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि इसका मिसयूज, इसलिए प्रॉपर सेफगार्ड्स होने चाहिए, कुछ प्रोविजंस होने चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट फॉलो करे। इसलिए हमेशा एक क्लियर कट टेंशन होता है। अगर आप देखोगे जो भी हमने पढ़ा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें बोलते हैं कि हमारे पास फ्रीडम है सब कुछ करने की, बट हम वो नहीं कर सकते जो थ्रेटन करे हमारे लॉ को या किसी पर्सन को। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इनके बीच में ना थोड़ा सा चैलेंज हमेशा ही बना रहता है। अब दूसरे राइट्स भी हैं। राइट टू फ्रीडम में अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि और भी राइट्स हैं, लेकिन ये जो राइट्स है एब्सोल्यूट नहीं होते, क्योंकि कुछ जो सिचुएशन है लाइक नेशनल इमरजेंसी के टाइम, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, इन टाइम पे कुछ राइट्स होते हैं जिन पे सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रोक लगा सकती है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे सरकार रोक लगा सकती है जब बात हो पब्लिक के ऑर्डर को मेंटेन करने की, शांति और मोरालिटी मेंटेन करने की। फ्रीडम टू असेंबल है, लेकिन वो भी पीसफुली होना चाहिए। आप हथियार के बिना आपको असेंबल होना पड़ेगा, कहीं असेंबल करना है, कुछ डिस्कशन करना है। तो गवर्नमेंट कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है कि उस एरिया में 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे तो अनलॉफुल हो जाएगा। तो ये पावर ना कभी कभार हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कभी मिसयूज भी कर लेता है। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी तो जो प्रोटेस्ट होती है लोग कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट को सरकार डिनाई भी कर सकती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं अपने राइट्स के बारे में, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ध्यान में रखते हुए क्या कानून है। जब ये बन रहा था ना, ये जब फंडामेंटल राइट, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी कुछ मेंबर्स भी इसके अगेंस्ट थे कि आप बहुत सारे राइट पर पाबंद लगा देते हो। ये सारे जो प्रोविजंस हैं, अब राइट्स ऑफ अक्यूज, जिस इंसान के अगेंस्ट कोई कंप्लेन फाइल करी गई हो उसको भी कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। क्योंकि क्या बोलते हैं कि कोई भी इंसान गिल्टी नहीं होता जब तक उसको कोर्ट उसको गिल्टी करार नहीं कर देता। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी इंसान के अगेंस्ट एक्यूजेशन लगा है, कुछ केस लगा है क्राइम का, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो खुद को डिफेंड कर सके, और कोर्ट में ट्रायल भी सही तरीके से। तो इसके लिए 3 राइट है कि कोई भी इंसान को पनिश नहीं किया जाएगा सेम गलती के लिए 1 से ज़्यादा बार। कोई भी कानून कोई भी काम को इलीगल नहीं बोल सकता पुरानी डेट से। सपोज आज की डेट पे अगर कोई कानून आता है तो वो आज की डेट से लागू होगा फ्यूचर तक के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कानून आज की डेट पे आया तो फ्यूचर में किसी ने कोई एक्ट किया होगा तो उसके लिए भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं। आज की डेट से लागू हुआ तो आज की डेट से वो चलेगा फ्यूचर तक। कोई भी पर्सन को ऐसा नहीं बोला जाएगा कि अगर तुम्हारे खिलाफ केस फाइल है तो तुम्हें खुद के खिलाफ सबूत भी लाना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं फॉर अक्यूज्ड के लिए, जब तक उसको गिल्टी करार नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हमारी कंट्री में बहुत सारे जो लोग हैं जिनको प्रॉपर प्रिविलेजेस नहीं मिली हैं, मतलब सुविधाएं नहीं मिली, तो उनके खिलाफ क्या होता है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। जैसे बेगर या फोर्स लेबर, मतलब आपको बिना पैसों के काम कराया जा रहा है या मिनिमम वेज से कम काम कराया जा रहा है, जो अपन ने स्टार्टिंग में राइट टू इक्वालिटी के एग्जाम्पल में देखा था। या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लोगों को बेचा जा रहा है नौकर के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। जो फोर्स लेबर है वो उस टाइम पे पुराने ज़माने में जो ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, मनी लैंडर थे, बहुत ही अमीर लोगों ने लगाया था।
ऐसे ही बॉन्डेड लेबर का कोई फॉर्म आज की डेट पे भी है, लेकिन इसको एक क्राइम करार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पनिशेबल है, इसके लिए आपको पनिश भी किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हम बच्चों को नौकरी पे नहीं लगा सकते, 14 से कम एज के बच्चों को, और कहाँ नौकरी में नहीं लगा सकते, डेंजरस जॉब में। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड प्लस इसलिए लगा क्योंकि और नहीं है, उनको डेंजरस जॉब में आप काम नहीं करवा सकते, फैक्ट्री माइंस में जहाँ धुआं निकल रहा है या कोई डेंजरस उनके हेल्थ के लिए, इसको इलीगल बोला है। और राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बोला है बच्चों के लिए, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये बोलता है कि हर इंसान को राइट है कि वो अपनी मर्जी का, हिज और हर चॉइस का रिलीजन फॉलो करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम है हमारे डेमोक्रेसी का। पहले के ज़माने में क्या होता था, तो राजा महाराजा होते थे, वो अलाउ नहीं करते थे दूसरे कंट्री के लोगों को कि वो अब उनके खुद के देश का रिलीजन फॉलो करें, और कोई दूसरा अगर रिलीजन फॉलो करता था तो उसको परसिक्यूट यानी मार दिया जाता था, फोर्सफुली खुद के रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो डेमोक्रेसी में जब एक इंसान के पास चॉइस होती है खुद का रिलीजन फॉलो करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। इंडिया में हर इंसान के पास ये जो है, ये आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर ही है। इंडिया में हर इंसान को इतनी फ्रीडम है कि वो खुद का रिलीजन चूज कर सके और उस चूज करे हुए रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर सके। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या आता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आता है। इसका मतलब है कि हर इंसान चूज कर सकता है कोई भी रिलीजन, और उसकी मर्जी हो तो वो चूज ना भी करे, कोई रिलीजन फॉलो ना भी करे तो भी चलेगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या आता है, फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट। आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो और उसके बारे में विचार रख सकते हो, विचार को लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि हमने देखा है फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं रिलीजन पे, अगर उसको पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, मोरालिटी और हेल्थ को मेंटेन करना है। इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी अनलिमिटेड राइट नहीं होता है। पास्ट में भी गवर्नमेंट ने बैन करे हैं कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्यों कि वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे सती प्रथा बैन करी है, बायगेमी या फिर ह्यूमन जो सेक्रीफाइस किया जाता है वो बैन किया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन टाइम टू टाइम इन सब रिस्ट्रिक्शन के कारण बहुत ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बनी, क्योंकि जो कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है समय पुराने, जो रिलीजियस लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ भी होता है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अगर कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है, कुछ बैन कर रहा है, तो इसके कारण कंट्रोवर्सी भी काफ़ी होती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन हमें गारंटी करता है कि हमारे पास राइट है कि हम खुद के रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं, कन्विंस भी नहीं बोलेंगे, परसुएड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप एक रिलीजन से हमारे रिलीजन में कन्वर्ट कर सके, लेकिन आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते। डज नॉट अलाउ फोर्सेबल कन्वर्जन। ये हमें सिर्फ राइट देता है कि हम इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं, लेकिन हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते। इसमें अगला सब पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ये बोलता है कि हमारी कंट्री में बहुत तरह का रिलीजन है, तो ये बहुत ज़रूरी कि सरकार हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दे, सबको इक्वली ट्रीट करे, सबको समान भाव से देखे। इसका मतलब ये भी है, अगर हम ये पॉजिटिव वे में देखें, अगर हम नेगेटिव वे में देखें तो उसका मतलब ये है कि सरकार किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती। इसका मतलब है इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया में पर्टिकुलर रिलीजन है, कि ये प्राइम मिनिस्टर इस पर्टिकुलर रिलीजन का है, ये प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर रिलीजन का होना चाहिए, जज या पब्लिक ऑफिशियल इस पर्टिकुलर रिलीजन का होगा तभी आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और हमने ये भी देखा था राइट टू इक्वालिटी के टाइम पे कि कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता आपके रिलीजन के बेसिस में, स्टेट एम्प्लॉयमेंट में भी। जो इंस्टीट्यूशन सरकार चलाती है वो कभी भी प्रीच नहीं करेगी, कभी भी ये नहीं बोलेगी कि आपको कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाती है कभी भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन की एजुकेशन भी नहीं देगी, ना फेवर करेगी। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम सेक्युलरिज्म बनाए रखें। सेक्युलरिज्म क्या बोलता है, वो रिस्पेक्ट करता है हर रिलीजन को, वो किसी भी एक रिलीजन को सुप्रीम या मेन नहीं मानता है। अब नेक्स्ट
फ्रीडम है, फ्रीडम नहीं, फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब आपको पता है इंडिया में बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग सेक्ट के लोग हैं, तो सबका माइंडसेट अलग है, सबका व्यू पॉइंट अलग है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्ट्रेंथ है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब वो जनसंख्या जो कम हो, कि वो अपना कल्चर बनाए रखे। और ये माइनॉरिटी स्टेटस जो है रिलीजन पे डिपेंड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन नंबर में कम हो तो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें। माइनॉरिटी में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी आएगी, लैंग्वेज के बेसिस पे, कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जो इंसान बोलता है उसके लोग बहुत कम है तो उसको माइनॉरिटी बोलेंगे। कोई पर्टिकुलर कल्चर इंसान फॉलो करता है उसके लोग कम है तो कल्चरल माइनॉरिटी भी आ जाएगी इस केस में। तो माइनॉरिटी वो ग्रुप होता है जिनकी खुद की कॉमन लैंग्वेज हो तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया, या पर्टिकुलर रिलीजन हो तो रिलीजियस माइनॉरिटी हो गया, पर्टिकुलर कंट्री के किसी पार्ट में रहता हो और उनका नंबर काफ़ी कम हो दूसरे सोशल सेक्शन के अगेंस्ट, तो उसको माइनॉरिटी कहेंगे। तो इन कम्युनिटी का खुद का कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, खुद की स्क्रिप्ट होती है, तो इनको पास राइट है कि उसको वो कंजर्व कर सके, बचा सके और उसको और फर्दर डेवलप भी कर सके। तो जितनी भी माइनॉरिटी है उनके पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सके। अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं कि वो कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सके रिलीजन पे या रिलीजियस एजुकेशन पे, लेकिन इन माइनॉरिटी कम्युनिटी को राइट है कि वो खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकती है ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके और डेवलप कर सके। लेकिन सरकार जब भी एड देगी तो इन इंस्टीट्यूशन को तो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस बेसिस पे कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी चला रही है। अगला फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है क्योंकि सिर्फ अभी हमने पढ़ा था ना बिल ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट के बारे में, तो सिर्फ बिल ऑफ राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने से कुछ नहीं होता है। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो राइट एक्चुअली फोर्सेबल है, प्रैक्टिस में फॉलो हो रहा है, और कोई वायलेट कर रहा है उसके अगेंस्ट जा रहा है तो हम उन राइट को डिफेंड कर सके। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के थ्रू कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी बोलते हैं जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये हार्ट और सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि ये राइट सिटीजन को हक देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके या हाई कोर्ट जा सके अपने फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कराने के लिए, वापस वो राइट पाने के लिए अगर कोई उसके अगेंस्ट चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये हक है कि वो ऑर्डर इशू करे और डायरेक्टिव दे सके सरकार को कि ये राइट इंसान का वायलेट हुआ, आप इसको इन्फोर्स कराओ, इसको लीगली लागू कराओ। और जब कोर्ट ये स्पेशल ऑर्डर इशू करते तो उनको रिट बोलते हैं, रिट पिटिशन जो आपने सुना होगा। तो ये कुछ है